नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम लॉ ऑफ मोशन चल रहा था और आज इस चैप्टर से हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक आवेग इंपल्स लिया है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवेग होता क्या है। इसका सूत्र यहां पर देखेंगे, मात्रक विमा यहां पर देखेंगे। उसके पश्चात आवेग संवेग प्रमेय यहां पर देखने वाले हैं। उसके बाद आवेग से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे। कुल मिलाकर ये जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, वो आवेग पर आधारित होगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा टॉपिक है आवेग इंपल्स। देखिए, मैं आपको अपने दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। जैसे फुटबॉल के किक मारना क्या है। ये जैसे हमारे पास में एक फुटबॉल है और इस फुटबॉल पर जब किक मारी जाती है तो आप यहां पर ध्यान देंगे, किक मारते समय जूते का और फुटबॉल का जो संपर्क का समय है वो अल्प होता है। कि लात मारते समय या किक मारते समय क्या होगा, जूता और बॉल दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इस जूते के द्वारा इस बॉल पर बल लगेगा और ये जो समय है वो बहुत छोटा होगा, अल्प समय होगा। तो ऐसी घटनाओं को समझने के लिए हमें आवेग को पढ़ना पड़ेगा, इंपल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इंपल्स एक्चुअल में है क्या कि किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगाया जाता है और वो भी अल्प समय के लिए लगाया जाता है, तो उसी को हम आवेग कहते हैं। उस बल को हम क्या कहेंगे, आवेग। ये बल, ये जो घटना है, इसको हम आवेग के जरिए समझेंगे। देखिए, जैसे मैं बात करता हूं क्रिकेट में बॉल और बैट में होने वाला जो संपर्क है वो अल्प समय के लिए होता है। बॉल पर अल्प समय के लिए बैट से बल लगाया जाता है, तो इसे हम आवेग कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। तो यहां पर बल है वो अल्प समय के लिए लगता है और इसी को हम आवेग कहेंगे। तो देखिए, आवेग की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए यदि कोई बल कार्य कर रहा है तो उसको हम आवेग कहते हैं, इंपल्स कहा जाता है। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं, क्या है देखिए। जब किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए अल्प समय के लिए कोई बल कार्य करता है, कोई बल कार्य करता है, तो उसे आवेग कहा जाता है। तो उसे आवेग कहा जाता है। तो उसे आवेग कहा जाता है। क्लियर। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैंने आपके सामने रखा है कि फुटबॉल के किक मारना, लात मारना, इसके साथ में जैसे बैट से गेंद को यदि हम मार रहे हैं तो वो भी अल्प समय के लिए ही बल
लगता है। तो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख देता हूं जिनको हम आवेग के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, गेंद को लेते समय हम देखिए, यदि कोई कैच पकड़ रहे हैं तो गेंद को लेते समय हाथों को हम थोड़ा सा पीछे की ओर खींचते हैं। हाथों को पीछे की ओर ले जाने का मतलब कैच लेते समय जो समय है उसको वहां पर हम बढ़ाते हैं, समय को इंक्रीज करते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आवेग को किस तरीके से लिखा जा सकता है। आवेग को आई से लिखेंगे, ये बराबर होता है वस्तु पर लगने वाला बल, वस्तु पर लगने वाला बल, और जितने समय के लिए वो बल लगता है उसकी समयावधि। तो हम कहेंगे अल्प समयावधि, अल्प समयावधि, अल्प समयावधि। तो यहां से हम आवेग को आई बराबर बल गुणा उसमें लगा समय, जितने समय के लिए वो बल लगता है उनका जो गुणनफल है उसको हम आवेग कहते हैं। ये जो बल है इसका मान अधिक होगा, समय कम होगा, तो आवेग यहां पर आप देख लीजिए बल इंटू समयावधि। इसको हम एक और तरीके से बता सकते हैं, आवेग कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप ग्राफ खींचें बल और समय के बीच में, तो उस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है उसको हम आवेग कहते हैं। बल तथा समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग को बताता है। आवेग से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए आप ध्यान देंगे, मैं एक महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने पुट कर रहा हूं कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने वाले, किसी वस्तु पर लगने वाले, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा समय के मध्य के, तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ का क्षेत्रफल, खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल। देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, आवेग के तुल्य होता है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे, मैं एक ग्राफ यहां पर आपके सामने रखने वाला हूं। उस ग्राफ के क्षेत्रफल से इसका फॉर्मूला यहां पर हम देखेंगे। देखिए, एफ व टी के मध्य, एफ और टी के मध्य ग्राफ, एफ और टी के मध्य ग्राफ, एफ और टी के बीच में हम यहां पर ग्राफ देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये हमने वाई एक्सिस ले ली है, ये हमने एक्स एक्सिस ले ली है। वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है बल, जिसको हम एफ से पुट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया है समय, टी से हम लिख रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि जो बल लगता है, ग्राफ होगा वो इस तरीके का ग्राफ होगा। बल है वो बहुत ही कम समय के लिए लगता है, जैसे में t1 समय पर ये स्टार्ट होता है और t2 समय तक लगता है। तो यहां से यहां तक का जो समय है उसको आप डेल्टा t से लिख दीजिए या dt से पुट कर दीजिए।
डेल्टा टी या dt से हम लिख सकते हैं। तो इतना अल्प समय के लिए ये बल काम करता है। अब यहां पर आप ध्यान दें, इस ग्राफ का क्षेत्रफल, इस ग्राफ का क्षेत्रफल ही क्या होगा, आवेग के तुल्य होगा। तो ग्राफ का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो देखिए यहां मैं इस ग्राफ का क्षेत्रफल हमारे पास में, इसके लिए जैसे कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, जैसे वर्ग का फॉर्मूला हो, आयत का फॉर्मूला हो, या किसी पृष्ठ से रिलेटेड फॉर्मूला है, तो सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है। सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन का प्रयोग करेंगे, समाकलन के जरिए समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, समाकलन के जरिए हम कैसे समझेंगे इसको, वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक अल्पांश पट्टिका यहां पर ले ली है। ये जो अल्पांश पट्टिका है, इस पट्टिका की जो चौड़ाई है वो है dt। चौड़ाई कितनी है, dt। और इसकी जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको भी समझिए। ये जो बल लग रहा है, ये F बल लग रहा है। कितना बल काम कर रहा है, F बल काम कर रहा है। इस बिंदु के ऊपर लगने वाला बल F है। देखो एक चीज तो यहां पर आप ध्यान दें, अल्प समय के लिए बल लगता है, वो भी स्थिर बल नहीं है, यहां बल परिवर्ती बल होता है। बल कैसा होता है, बल F परिवर्ती बल है। कैसा बल है, परिवर्ती बल है। ओके, बल की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। पहले इसका मान क्या होता है, 0 से अधिकतम, फिर अधिकतम से वापस 0 होता है। ये बात भी मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, बल 0 से अधिकतम, 0 से पहले कितना होता है, अधिकतम होता है। 0 से अधिकतम, फिर उसके पश्चात अधिकतम से 0 होता है। उसके पश्चात क्या होगा, अधिकतम से 0 होता है। अधिकतम से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अधिकतम से 0 होगा। तो बल यहां पर परिवर्ती है। अब इस ग्राफ का क्षेत्रफल हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम ऊर्ध्वाधर पट्टिकाओं से निर्मित ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, कैसे पट्टिकाएं लेंगे हम, इस तरीके की ऊर्ध्वाधर पट्टिकाएं लेंगे। ये हमारे पास में एक ऊर्ध्वाधर पट्टिका है, ये दूसरी ऊर्ध्वाधर पट्टिका है। इस तरीके से बहुत सारी ऊर्ध्वाधर पट्टिकाओं से इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल को निर्मित मान सकते हैं। ऐसे बहुत सारी ऊर्ध्वाधर पट्टिकाएं हैं, अल्प समय अंतराल की है, और उस समय अंतराल पर बल की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो हम ये ले रहे हैं एक अल्पांश पट्टिका। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वाली, ये है अल्पांश पट्टिका, अल्पांश क्षेत्रफल है ये, अल्पांश क्षेत्रफल। यहां पर आप ध्यान दें, अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल, अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल, जो हमने अल्पांश पट्टिका ली है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अल्पांश पट्टिका का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी देखिए लंबाई तो है f, चौड़ाई है dt, तो f इंटू dt कितनी होगी, f इंटू dt। ये हमारे पास में आ चुका है। अब संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे t1 से लेकर t2 तक। संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल,
संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल आवेग के बराबर होगा, जिसको हम आई से पुट कर रहे हैं। देखिए किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए T1 से लेकर T2 तक, T1 से लेकर T2 तक एफ डी टी, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए T1 से लेकर T2 तक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आवेग के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण सूत्र आ चुका है। ये हमारे पास में आवेग का सूत्र आ चुका है। देखिए मैंने आवेग के बारे में आपको यह भी बताया है कि बल इंटू अल्प समयावधि को हम आवेग कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड तरीके में हम आवेग को इस तरीके से लिख सकते हैं, आवेग बराबर एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन T1 से लेकर T2 तक। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहां पर हम इसका मात्रक विमा चेक कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए हमारे पास में आवेग बराबर क्या है, आवेग को हम आई से लिखते हैं, जो कि क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। समय जब बड़ा होता तब डेल्टा टी से लिख दीजिए, छोटा होगा तब डी टी से हम पुट कर देते हैं। यह इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में हमने लिखा ही है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, T1 से लेकर T2 तक एफ डी टी। तो देखिए ये जो आवेग है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होगी जिसकी डायरेक्शन बल की दिशा में होती है। तो आवेग एक सदिश राशि होती है, आवेग एक सदिश राशि होती है, आवेग एक सदिश राशि होती है, आवेग एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। जिधर बल लगेगा उधर ही आवेग की डायरेक्शन होगी। ओके, अब यहां पर इसके मात्रक विमा देख लेते हैं, जो फॉर्मूला है उसी के जरिए यहां पर हम देखेंगे। देखिए आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक। तो देखिए आवेग का मात्रक क्या होगा, आई का मात्रक वही होगा जो एफ इंटू डी टी का मात्रक होगा, एफ इंटू डेल्टा टी का मात्रक, एफ इंटू डेल्टा टी का मात्रक। तो देखिए एफ का जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन, डेल्टा टी समय है और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड इसका मात्रक होगा। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो इसका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, या लगाकर हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकंड, तो इसका मात्रक होता ही होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड।
आई का सीजीएस में मात्रक, आई का सीजीएस में मात्रक, आई का सीजीएस में मात्रक। तो देखिए द्रव्यमान है वो तो मापा जाएगा ग्राम में, और मीटर लंबाई का मात्रक है जो कि मापा जाएगा सेंटीमीटर में प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया है हमारे पास में आवेग का सीजीएस पद्धति में मात्रक। अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं आई की विमा, आई की विमा। तो आई की विमा क्या होगी? आई की विमा बराबर आ जाएगी एफ इंटू डेल्टा टी की विमा, एफ इंटू डेल्टा टी की विमा। एफ की जो विमा है वो हमारे पास में होती है m1 L1 t-2, समय की विमा है t1। तो आई की विमा हमारे को मिल चुकी है, आई की विमा हमें प्राप्त हो चुकी है m1 L1 t-1। ये हमें आवेग की विमा प्राप्त हो चुकी है। इसकी विमा प्राप्त हो गई है, आवेग की विमा प्राप्त हो गई है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इस टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? आवेग की डेफिनेशन, सूत्र, मात्रक, विमा। अब मैं यहां पर बात करूंगा आवेग, संवेग, प्रमेय। देखिए ये आपको हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में पूछी जा सकती है। आवेग, संवेग, प्रमेय का कथन लिखिए और उसे प्रूफ कीजिए। चलिए पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्या है? अपना टॉपिक है आवेग, संवेग, प्रमेय। आवेग, संवेग, आवेग, संवेग, प्रमेय, ये अपना आज का टॉपिक है। आवेग के बाद में हम ये भी देखेंगे। चलिए देखिए इस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि किसी पिंड पर लगने वाला जो आवेग है वो उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए स्टेटमेंट आप एक बार जरूर देख लीजिए। कथन क्या है? देखिए क्या है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग, लगने वाला आवेग, लगने वाला आवेग उस वस्तु के, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को हम अब प्रूफ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ आप देखिए क्या है कि वस्तु पर लगने वाला आवेग, तो वस्तु पर लगने वाले आवेग का जो मान है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो मैं आपको गति के दूसरे नियम की ओर लिए चलता हूं। गति के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए विद्यार्थियों, जानते हैं, हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से
गति के दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, मतलब समानुपाती होता है। फिर हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो dp बराबर क्या आ गया अपने पास में, एफ dt। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे उपरोक्त का समाकलन करने पर। उपरोक्त का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। उपरोक्त का समाकलन करने पर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dp, और लिमिट हमारे पास में है p1 से लेकर p2 तक, बराबर यहां पर जो लिमिट है वो हमारे पास में है t1 से लेकर t2 तक एफ dt। ये देखिए, आप ध्यान दीजिए कि यहां पर तो समाकलन हो रहा है p के रेस्पेक्ट, समाकलन संवेग के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो संवेग की वैल्यू p1 से p2 तक चेंज हो रही है, ये हमने मान लिया। समय चेंज हो रहा है t1 से लेकर t2 तक, क्योंकि ये जो एफ बल लग रहा है वो t1 से लेकर t2 समय तक काम करता है, तो ये हमने इसका समाकलन कर दिया है। अब यहां पर आप ध्यान दें, ध्यान दीजिए कि इसको हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आ गया p, इसका समाकलन क्या आ गया p, और लिमिट आ गई है p1 से लेकर p2 तक। लिमिट कहां से कहां तक आ गई है, p1 से लेकर p2 तक। ये हमारे पास में पड़ा ही है, इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक ऑफ dt, और इसको हम p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, यह है t1 से लेकर t2 तक ऑफ dt, ये आ गया। अब देखो p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, इसको डेल्टा p लिख सकते हैं, और ये वाली जो राशि राइट हैंड साइड वाली राशि, ये आवेग की परिभाषा है। आवेग की परिभाषा से हमने आवेग का फॉर्मूला देखा है, आवेग I बराबर क्या देखा है, इंटीग्रेशन t1 से लेकर t2 तक ऑफ dt। तो इसका मतलब है कि ये आवेग है, तो आवेग बराबर क्या आ चुका है, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, इसको हम डेल्टा p भी लिख सकते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इसको हम p2 माइनस p1 या डेल्टा p से पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं बात करूंगा आवेग के कुछ एग्जाम्पल्स की। ये तो आवेग संवेग पर में क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आवेग के उदाहरण। आवेग के उदाहरण, आवेग के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देखेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। हम जानते हैं आवेग बराबर, देखिए हम जानते हैं आवेग का जो सूत्र है, आवेग I बराबर क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी। इंटीग्रेशन के रूप में भी लिखा मैंने, ऐसे भी लिख दिया। अब देखो, नियत आवेग के लिए, नियत आवेग के लिए इसे आपको समझना पड़ेगा। जब आवेग नियत है तो F इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। F इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यदि F इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी डिक्रीज होगा। इसका उल्टा भी सत्य है। इसका उल्टा कैसे, F डिक्रीज हो जाएगा यदि
डेल्टा टी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये वाला जो लास्ट वाला जो मैंने लिखा है ये महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को इंक्रीज करने के लिए वस्तु पर लगने वाले बल का समय अल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्प होना चाहिए। या देखिए क्या कर सकते हैं, बल को कम करने के लिए बल की वैल्यू क्या करें, हमें कम करें, तो उसके लिए आप उस पर लगने वाले बल का समय बढ़ा दीजिए। दोनों ही चीजों का हम उपयोग करेंगे। जहां पर हमारे को बल के बढ़ाने की आवश्यकता होगी वहां समय को कम करके बल को बढ़ा देंगे। जहां हमें बल ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी वहां समय घटा देंगे। चलिए देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, फुटबॉल पर किक मारना। फुटबॉल पर किक मारना, फुटबॉल पर किक मारना। हम फुटबॉल पर किक मार रहे हैं। तो देखिए किक मारने के लिए यदि आपको बॉल को दूर भेजना है, लंबी दूरी तय करवानी है, लंबी दूरी तय करवानी है, इसका मतलब क्या हो गया, आई तो वहां पर नियत रहेगा। लंबी दूरी तय करवानी है तो बल ज्यादा हो, एफ ज्यादा करने के लिए क्या करोगे, जो बॉल और लात के बीच में जो समय लगता है वो अल्प कर दीजिए। आप बहुत तेजी से मारेंगे तो बल भी ज्यादा होगा, समय अंतराल कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं कुछ और अपने व्यवहारिक जीवन के एग्जाम्पल्स ले लेता हूं जिससे आप बेटर तरीके से समझ पाए। विद्यार्थियों मैं थोड़ी सी आपको इस टॉपिक से हटकर एक बात बता देता हूं कि अपना जो दिमाग है वो कई बार, यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसी समस्या आती है कि वो पढ़ता है लेकिन वो चीजें याद नहीं रहती, या वो कुछ दिनों बाद में भूल जाते हैं, शाम को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, या 2-4 दिनों बाद में भूल जाते हैं। तो देखिए इसके पीछे एक सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि जिस टॉपिक को आप याद कर रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड है तो हम ज्यादा बेटर तरीके से याद कर पाएंगे, वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे मैं आवेग वाले टॉपिक की ही बात करूं तो आवेग आपको उस, यदि मैं केवल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दूं, जिंदगी से ना जोड़ें, व्यवहारिक एग्जाम्पल की बात ना करें तो उस टॉपिक को याद करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। आप उसको याद कर रहे हैं, दिमाग तक नहीं जाता। और देखो दिमाग तक जाने के लिए आपको उसको व्यवहारिक एग्जाम्पल से जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं फुटबॉल के हम क्या लगा रहे हैं, लात मार रहे हैं। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स और भी दूंगा। गेंद को पकड़ते समय हम हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, ये एक अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक एग्जाम्पल है। या जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं तो वहां पर हमारे को चोट कम लगती है, या जो फर्श होता है उस पर यदि हम कूदें तो उस पर हमें चोट ज्यादा लगती है। इनको मैं अभी समझाऊंगा। ये हमें पता तो है भाई स्विमिंग पूल में कूदेंगे तो चोट कम लगेगी, या फर्श है, पक्का फर्श है, उसके ऊपर कूद रहे हैं तो हमें चोट ज्यादा लगती है। ये हमें नॉलेज है, पर ये आया कैसे, इसको हम साइंटिफिकली कैसे समझें, इसको उसको समझेंगे तब ये जाकर हमारे दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा। एक तो है कि इसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़े, दूसरा तरीका है आप बार बार पढ़े, बार बार पढ़ेगा। यदि आप पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को तो हमारा दिमाग भी ये सोचेगा कि ये टॉपिक बार बार आ रहा है, इसे वो क्या करता है, लंबे समय तक याद रखने वाले स्टोरेज में डाल लेता है। तो विद्यार्थियों आपको दो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक व्यवहारिक एग्जाम्पल आप देखें, समझें, ताकि वो टॉपिक लंबे समय के लिए याद रह सके। दूसरा तरीका है चीजों को बार बार दोहराएं, बार बार याद करेंगे तो वो लंबे समय के लिए याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं। देखिए स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, ये हमारे पास में स्विमिंग पूल है, पानी भरा हुआ है, कोई व्यक्ति इस स्विमिंग पूल में कूद रहा है, यहां से कूद रहा है, जैसे यहां से
कोई व्यक्ति इसके ऊपर छलांग लगा रहा है, यहां से कूदेगा ये और इसमें कूदेगा, तो विद्यार्थियों इसको चोट कम लगती है, इसको चोट कम लगती है, इसको चोट कम लगेगी। जबकि यही इतनी ही ऊंचाई से ये अपने पास में है कठोर सतह, इस पर यदि कोई व्यक्ति कूद रहा है, उतनी ही ऊंचाई से कोई व्यक्ति यहां कूदेगा, यहां से यहां पर कूदेगा, तो उसको चोट क्या लगेगी? चोट ज्यादा लगेगी। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन समझो। यहां पर ये व्यक्ति यहां से कूदेगा तो देखो यहां पानी से ये थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसके संवेग में परिवर्तन होने में लगा जो समय है वो ज्यादा, संवेग में जो समय अंतराल है, समय अवधि है वो ज्यादा होगी। ये यहां पर समय क्या होगा? ज्यादा, तो बल कम लगेगा। समय अवधि, इसको रुकने में जो लगने वाला समय है वो ज्यादा, तो एफ क्या होगा? कम लगेगा, बल कम लगेगा, चोट कम लगेगी। यहां पर क्या है? ये तुरंत जैसे ही कूदेगा उतने ही कूदते ही स्थिर अवस्था में आ जाएगा, तो यहां पर डेल्टा टी तो क्या होगा? कम, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा चोट लगेगी, चोट हमें ज्यादा पहुंचेगी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये संवेग की वजह से, ये संवेग नियत रहता है। संवेग की वैल्यू क्या रहती है? नियत। व्यक्ति है, उसका संवेग में परिवर्तन होना है, उतना ही होना है, मतलब इसका जो वेग है यहां पर वेग सेम है, अंतिम में जो संवेग है वो भी सेम है, तो संवेग में परिवर्तन सेम होगा, आवेग सेम होगा। लेकिन यहां क्या है कि जो आवेग है वो अल्प ज्यादा समय के लिए लग रहा है, चोट कम लगेगी। यहां आवेग कम समय के लिए लग रहा है, चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल जो अपने दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। कैच करते समय, कैच लेते समय, क्रिकेट में आपने देखा होगा कैच लेते समय क्या होता है कि जो कैचर है, गेंद पकड़ने वाला है, वो अपने हाथों को देखिए इस तरीके से लेगा, वो थोड़ा सा पीछे खींचेगा, नीचे खींचेगा। यदि वो सामने से ऐसे बॉल पकड़ रहा है तो वो उसको ऐसे ले जाएगा। या आपने जो विकेट कीपिंग करते समय, जो क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, वो क्या करता है? बॉल को ऐसे पकड़ता है, ऐसे पीछे ले जाता है, इधर से पकड़ रहा है, इधर से वो पीछे ले जाता है, यहां से पकड़ रहा है, इधर से ऐसे पीछे ले जाता है, यहां से पकड़ रहा है, ऐसे उछल कर वो पीछे जाएगा। तो क्रिकेट में वो बॉल पीछे ले, कैच करते समय, बॉल को पकड़ते समय हाथ को पीछे ले जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? यही है कि आवेग तो नियत है, वहां पर संवेग में परिवर्तन तो होना है, वो तो नियत है, लेकिन यहां पर डेल्टा टी को इंक्रीज किया जाता है, तो एफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज क्यों करते हैं? ताकि बल कम लगे, चोट कम पहुंचे। मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। समय को बढ़ाया जाता है। कैच को एक तो है कि ऐसे ही पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया तो उसको रुकने में समय बहुत कम लगा। एक यहां से लेकर यहां तक आप हाथ को पीछे लेकर आए, तो उसमें जो पहले जो समय लगा उसकी तुलना में कई गुना समय लग गया, तो बल कई गुना कम हो गया। ओके, तो इस वजह से कैच लेते समय हाथों को पीछे की ओर खींचा जाता है ताकि चोट कम लगे। एक और एग्जांपल, कांच का सामान है, कांच का सामान, या हम बात करें मिट्टी के बर्तन या सामान, मिट्टी के सामान ही लिख देता हूं, वो खिलौने हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, को घास में लपेटकर, घास में लपेटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक
भेजा जाता है, भेजा जाता है। देखो इस टॉपिक को, इस लाइन को आप समझें या आप जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कांच का सामान है, खिलौने हैं, मूर्तियां हैं, चूड़ी है, या कांच का ऐसे ही कोई समतल कांच की पट्टिकाएं हो सकती है। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करवाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में ये कोई कांच का गिलास है और इस ग्लास को यदि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करवाना, तो इसके चारों ओर घास भरा जाता है। देखो घास भर देते हैं, या जो थर्माकोल की सीट आती है, थर्माकोल की, जैसे टीवी या इलेक्ट्रॉनिक सामान जब ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, तो उसको थर्माकोल की सीटों के बीच में रखकर अच्छे से पैकिंग करके फिर ट्रेवल करवाते हैं। या आपने देखे होंगे जो प्लास्टिक के अंदर बबल्स बने होते हैं, प्लास्टिक की थैली है उसमें बबल्स बने होते हैं, उसमें लपेटकर, ये जो फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह जो ऐप होते हैं, वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं, तो उसमें सामान के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, उसमें छोटे छोटे बबल्स बने होते हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या है, घास फूस लगाने के पीछे, थर्माकोल के पीछे, या जो प्लास्टिक के अंदर बबल्स लगाकर सामान को लपेटा जाता है, उससे क्या हो जाता है इस चीज को समझे। उसमें क्या है, जैसे ट्रेवल करते समय ये जो गिलास है, यदि घास फूस नहीं होता तो ये इससे, जैसे ही ट्रक ने ब्रेक लगाया, ये सीधा का सीधा यहां से जाकर टकराता है, सीधा टकराएगा, सीधा टकराएगा, तो यहां पर समय क्या होगा, कम, समय कम तो एफ ज्यादा, इससे सामान टूट जाएगा, सामान क्या हो जाएगा, टूट जाता है, सामान टूट जाएगा, सामान टूट जाता है। अब क्या करें, समय को बढ़ाने के लिए इसके चारों ओर क्या भर दिया, घास फूस भर दिया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो ये क्या होता है, इसको स्टेबल होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसकी वेलोसिटी 0 होने में थोड़ा सा समय ले लेती है, थोड़ा सा समय ले लेती है। तो यहां पर समय क्या हो गया है, समय इंक्रीज हो गया है, डेल्टा टी क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो डेल्टा टी इंक्रीज हो गया, तो एफ क्या हो जाएगा, यहां से डिक्रीज हो जाएगा, बल कम लगेगा, तो सामान के टूटने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, सामान के टूटने की भी पॉसिबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम बल को जहां पर बढ़ाना है वहां पर हम समय को कम करके बल को इंक्रीज कर देते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जहां पर हमें कम बल की आवश्यकता होती, तो वहां पर समय को बढ़ाकर बल को कम कर दिया जाता है। क्लियर? तो विद्यार्थी, ये थे कुछ आवेग के उदाहरण, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।